हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल जी पॉइंटर। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशंस भी अपकमिंग एग्जाम्स को लेकर काफ़ी अच्छी चल रही होंगी। तो फ्रेंड्स, अभी तक हमने बेसिक कॉन्सेप्ट की सीरीज़ में देखा था कि अगर हमें इंस्टेंटेनियस सप्लाई गिवन होता है, राइट, तो उसका यूज़ करके हम इंस्टेंटेनियस पावर कैसे फाइंड आउट करते हैं। और इंस्टेंटेनियस पावर फाइंड आउट करने के क्रम में हमने देखा था कि हमें एक नया टर्म देखने को मिला जिसे हम कहते हैं पावर फैक्टर, राइट। वहाँ से हमने ये भी सीखा था कि पावर फैक्टर जो होता है वो आपका लोड पर डिपेंड करता है। मीन्स अगर लोड हमारा रेजिस्टिव होता है तो उस केस में पावर फैक्टर हमारा कुछ और होता है, और कैपेसिटिव एज वेल एज इंडक्टिव लोड के केस में हमारा पावर फैक्टर कुछ और होता है, राइट। तो वहाँ तक तो हमने इंस्टेंटेनियस पावर और पावर फैक्टर के कॉन्सेप्ट के बारे में काफ़ी कुछ सीख लिया था। तो चलिए इसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज हम देखते हैं कि किसी भी सर्किट में कॉम्प्लेक्स पावर हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं, राइट। मीन्स अगर हमें किसी टर्मिनल के अक्रॉस वोल्टेज एज वेल एज करंट गिवन होता है, तो उस केस में हम अगर सर्किट में फ्लो होने वाले कॉम्प्लेक्स पावर के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी हो तो हम कॉम्प्लेक्स पावर फाइंड आउट कैसे करते हैं, राइट। तो चलिए फ्रेंड, हम देखते हैं आज कॉम्प्लेक्स पावर के बारे में, राइट। तो आज इस लेक्चर में हम लोग कॉम्प्लेक्स पावर के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो पावर कैलकुलेशन का ये सेकंड पार्ट है, राइट। कॉम्प्लेक्स पावर। सपोज हमें सप्लाई गिवन है V एट एंगल V ऑफ टी इक्वल्स टू Vm साइन ओमेगा टी, राइट, एंड I of t इक्वल्स टू Im साइन ओमेगा टी प्लस थीटा, राइट। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि अगर हमें इंस्टेंटेनियस फॉर्म गिवन होता है तो इंस्टेंटेनियस फॉर्म को हम पोलर फॉर्म में भी आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं, राइट। तो वोल्टेज का इंस्टेंटेनियस फॉर्म Vm साइन ओमेगा टी है। अब अगर हम इसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहें तो इसी सप्लाई का जो पोलर फॉर्म होगा वो कुछ इस तरह होगा। अगर हम पोलर फॉर्म की बात करें तो पोलर फॉर्म हमारा हो जाएगा V बार इक्वल्स टू Vm डिवाइड बाई √2 एट एंगल 0 डिग्री, राइट। सिमिलरली अगर हम I की बात करें तो I बार इक्वल्स टू हो जाता है हमारा Im डिवाइड बाई √2 एट एंगल थीटा, राइट। अब अगर हम कॉम्प्लेक्स पावर की बात करते हैं, कॉम्प्लेक्स पावर जो हमारा सर्किट में फ्लो होने वाला कॉम्प्लेक्स पावर होता है उसे हम रिप्रेजेंट करते हैं S से, राइट। और S इक्वल्स टू होता है हमारा V बार इंटू I बार का कॉन्जुगेट, राइट। तो यहाँ से हमारा कॉम्प्लेक्स पावर S इक्वल्स टू हो जाएगा V बार को हम लोग क्या लिख सकते हैं Vm डिवाइड बाई √2 एट एंगल 0। और I बार की अगर हम बात करें एंड I की जगह पे हम लोग लिख सकते हैं Im डिवाइड बाई √2 एट एंगल थीटा। इसका हम लोगों को लेना होता है कॉन्जुगेट, राइट। तो यहाँ से देखिए S इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा Vm डिवाइड बाई √2 इंटू Im डिवाइड बाई √2 इंटू एक एंगल थीटा माइनस के साथ आ जाएगा एंड एक एंगल हमारा हो जाएगा 0 डिग्री, राइट। तो ये हो जाता है हमारा Vm Im डिवाइड बाई 2 एट एंगल माइनस थीटा डिग्री, ओके। यहाँ से देखिए दोस्तों, अगर हम लोग कॉम्प्लेक्स पावर की बात करें तो कॉम्प्लेक्स पावर को आई थिंक हम सबको पता होगा कि कॉम्प्लेक्स पावर को हम लोग रियल पावर और रिएक्टिव पावर के समेशन के फॉर्म में लिखते हैं, राइट। मीन्स अगर हम S की बात करें
तो S इक्वल्स टू होता है हमारा P प्लस और माइनस J इंटू क्यू, वेयर P जो होता है ये कहलाता है हमारा रियल पावर, ये कहलाता है हमारा रियल पावर। और इसकी यूनिट जो होती है वो या तो वाट होती है, किलो वाट होती है, मेगा वाट होती है, राइट। और अगर हम Q की बात करें तो Q कहलाता है हमारा रिएक्टिव पावर, राइट। और रिएक्टिव पावर के यूनिट की अगर हम बात करें तो इसकी यूनिट होती है VAR, वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव, या इसी को हम लोग बोल सकते हैं KVAR, मीन्स किलो वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव, या MVAR, राइट। तो कॉम्प्लेक्स पावर हम लोग रियल पावर और रिएक्टिव पावर के समेशन के फॉर्म में लिखते हैं, राइट। यहाँ आपको एक छोटा सा फॉर्मूला और ध्यान होगा कि हम R एट एंगल थीटा को R cos थीटा प्लस J इंटू R sin थीटा इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, राइट। तो अब इस रिलेशन को देखिए, यहाँ से जो हमें S मिला था ये वाला रिलेशन, ये रिलेशन, राइट। अगर हमें S इक्वल्स टू VM डिवाइड बाई रूट टू IM डिवाइड बाई रूट टू एट एंगल माइनस थीटा डिग्री, ये आया था हमारा S, राइट। तो यहाँ VM बाई रूट टू और IM बाई रूट टू को हम लोग VRMS और IRMS भी लिख सकते हैं। यहाँ से हम लोग S को लिख सकते हैं VRMS इंटू IRMS एट एंगल माइनस थीटा डिग्री, राइट। अब देखिए जो हमें कॉम्प्लेक्स पावर मिली वो कुछ इस फॉर्म में है, राइट। अब इस इक्वेशन फर्स्ट और इस इक्वेशन सेकंड को अगर हम कंपेयर करके देखें तो VRMS IRMS हमारा R के इक्वल है और थीटा यहाँ पर माइनस थीटा के इक्वल है, राइट। तो इस फॉर्म को हम कन्वर्ट कर सकते हैं R cos थीटा प्लस J इंटू R sin थीटा में। तो इसे हम लिख सकते हैं S इक्वल्स टू VRMS IRMS cos ऑफ माइनस थीटा प्लस J इंटू VRMS IRMS साइन इंटू माइनस थीटा। अब ये फॉर्मूला तो हमको पता ही होगी, कॉस ऑफ माइनस थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा होता है एंड साइन ऑफ माइनस थीटा इक्वल्स टू माइनस साइन थीटा होता है। तो यहाँ से हमको S मिल जाएगा VRMS IRMS कॉस थीटा माइनस J इंटू VRMS IRMS इंटू साइन थीटा, राइट। तो ये होता है हमारा कॉम्प्लेक्स पावर। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ से हमने देखा कि हमारा जो कॉम्प्लेक्स पावर आता है वो होता है S इक्वल्स टू VRMS IRMS cos थीटा माइनस J इंटू VRMS IRMS इंटू साइन थीटा। अब अगर इस इक्वेशन को हम इस इक्वेशन से कंपेयर करें, राइट, ये इक्वेशन सेकंड सपोज दैट, राइट, वेयर S इक्वल्स टू P प्लस माइनस JQ, राइट। तो यहाँ देखिए रियल टर्म हमारा P के इक्वल है और इमेजिनरी टर्म हमारा Q के इक्वल है, राइट। तो यहाँ से हमको P मिल जाता है VRMS IRMS इंटू कॉस थीटा एंड Q हमको मिल जाता है VRMS IRMS इंटू साइन थीटा, राइट। इन दोनों इक्वेशंस को देखकर हमको इतना तो पता चलता है फ्रेंड्स कि जो हमारा रियल पावर होता है P, रियल पावर इज ऑलवेज पॉजिटिव, राइट। रियल पावर अगर हम देखें यहाँ पर रियल पावर की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है चाहे हमारी सर्किट कैसी भी हो, राइट। और अगर Q की हम बात करें तो Q हमारा रिएक्टिव पावर होता है विच इज़ पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव, कुछ भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि हमारा लोड कैसा है, राइट। मीन्स अगर हमारा लोड कैपेसिटिव होगा तो रिएक्टिव पावर हमारा निगेटिव आएगा, और लोड अगर हमारा इंडक्टिव होगा तो जो हमारा रिएक्टिव पावर आता है वो किस नेचर का होता है, पॉजिटिव नेचर का होता है, राइट। ये सारी चीज़ें हम आगे पढ़ेंगे
काफ़ी डिटेल में। तो यहाँ पर इतना जान लीजिए कि जो कैपेसिटर होता है, कैपेसिटर के केस में हमारा रिएक्टिव पावर आता है नेगेटिव, और इंडक्टर के केस में हमारा रिएक्टिव पावर आता है पॉजिटिव। उस पावर का जो फॉर्म होता है वो किस तरह का पावर होता है, मतलब रिएक्टिव पावर लीडिंग रिएक्टिव पावर होती है या लैगिंग रिएक्टिव पावर होती है, ये सारी चीज़ें हम आगे के लेक्चर्स में बहुत ही डीप स्टडी करने वाले हैं इन सब चीज़ों की। तो इसके बारे में आप बेफिक्र रहिए, ये सारे कॉन्सेप्ट मैं आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा, राइट। तो यहाँ अब तक आपने देखा कि जो कॉम्प्लेक्स पावर होता है उस वो हमारा रियल पावर एंड रिएक्टिव पावर का समीशन होता है, सम के फॉर्म में होता है, राइट। तो अब हम देखते हैं एपरेंट पावर, राइट। तो कॉम्प्लेक्स पावर तो हमने देख लिया, अब हम देखते हैं एपरेंट पावर क्या होती है। एपरेंट पावर की अगर हम बात करें तो चलिए इससे पहले हम ये कुछ हिट कर लेते हैं ताकि जगह खाली हो जाए, राइट। चलिए फ्रेंड्स, अब हम एपरेंट पावर के बारे में कुछ देख लेते हैं, राइट। एपरेंट पावर की अगर हम बात करें, एपरेंट पावर, राइट, एपरेंट पावर के बारे में अगर हम बात करें तो एपरेंट पावर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा मॉड ऑफ वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस, राइट। इसके यूनिट की अगर हम बात करें तो इसका यूनिट होता है हमारा वोल्ट एम्पियर, और किलो वोल्ट एम्पियर, या फिर एम वी ए, मेगा वोल्ट एम्पियर, राइट। ये होती है हमारी एपरेंट पावर की यूनिट। अब ऊपर ये दोनों रिलेशन हमें तो दिख ही रहे होंगे, P और Q। तो हम P और Q की वैल्यू अगर हमें पता हो तो भी हम एपरेंट पावर आसानी से निकाल सकते हैं, राइट। देखिए यहाँ पर हम रियल पावर की रिलेशन को यूज़ करके एपरेंट पावर कैसे फाइंड आउट करते हैं। रियल पावर जो होता है वो हमारा वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस इंटू कॉस फाई, ये होता है, राइट। अब अगर हमें पावर फैक्टर अगर पता है, इफ़ वी नो अबाउट पावर फैक्टर, राइट। देखिए अगर हमें पावर फैक्टर पता हो तो वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस की वैल्यू हम आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं इफ़ पी इज़ गिवन, राइट। तो यहाँ से देखिए वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस जो होता है वो हो जाता है आपका पी डिवाइड बाई कॉस थीटा। सिमिलरली अगर हमें क्यू पता है, रिएक्टिव पावर पता है, तो रिएक्टिव पावर के रिलेशन को यूज़ करके भी हम एपरेंट पावर फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट। तो क्यू की जो वैल्यू होती है वो हमारा वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस साइन थीटा, ये होता है। यहाँ से अगर हम एपरेंट पावर निकालना चाहें तो वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस इक्वल्स टू क्या हो जाता है हमारा क्यू डिवाइड बाई साइन थीटा, राइट। तो फ्रेंड्स अभी तक हमने पावर के बारे में जितने कॉन्सेप्ट होते हैं वो सारी चीज़ें हम सीख चुके हैं। हमने इंस्टेंटेनियस पावर फाइंड आउट करना सीख लिया, हमने कॉम्प्लेक्स पावर निकालना सीख लिया, कॉम्प्लेक्स पावर से हम रियल पावर रिएक्टिव पावर कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं वो भी हमने देख लिया। आफ्टर दैट हमने एपरेंट पावर का कॉन्सेप्ट भी देख लिया, राइट। तो चलिए इस पावर कॉन्सेप्ट को, और जो भी हमने प्रीवियस लेक्चर में लोड के बारे में पढ़ा था कि अगर लोड हमारा रजिस्टिव होता है तो पावर फैक्टर हमारा यूनिटी होता है, और अगर लोड हमारा इंडक्टिव या कैपेसिटिव होता है तो पावर फैक्टर हमारा लीडिंग या लैगिंग कुछ भी हो सकता है। तो इन सारे कॉन्सेप्ट पर बेस्ड हम एक न्यूमेरिकल देखते हैं, राइट। न्यूमेरिकल से हम इन सारी चीज़ों को काफ़ी अच्छे से समझ सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स हम इन्हीं कॉन्सेप्ट पर बेस्ड एक न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं, जिससे हमारे कॉन्सेप्ट और ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएंगे, राइट। तो फ्रेंड्स अब तक के कॉन्सेप्ट पर बेस्ड हम एक क्वेश्चन लेते हैं, जैसा कि आप सबको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। ये क्वेश्चन है जिसमें दिया हुआ है कि अ सीरीज सर्किट कंटेनिंग अ सर्किट एलिमेंट दैट हैज़ द फॉलोइंग करंट एंड वोल्टेज, राइट। V ऑफ t इक्वल्स टू अपने को गिवन है 200 sin 2000 t प्लस 50 एंड I ऑफ t इक्वल्स टू 4 cos 2000 t प्लस 13.2 डिग्री। द एलिमेंट कंप्राइजिंग द सर्किट इज एंड फाइंड द पावर अक्रॉस द एलिमेंट। मतलब इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि एक सीरीज सर्किट है, जिस सीरीज सर्किट के अक्रॉस अपने को वोल्टेज गिवन है, और उस सीरीज सर्किट में फ्लो होने वाले करंट की वैल्यू अपने को गिवन है, राइट। तो हमें बताना है कि उस सीरीज सर्किट में कौन से एलिमेंट यूज किए गए हैं और उस एलिमेंट के अक्रॉस पावर कितनी होगी, ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है, राइट। तो सबसे पहले हम देखते हैं
जो सर्किट अपने को गिवन है उस सर्किट में एलिमेंट कौन कौन से यूज़ किए गए हैं, राइट। तो एलिमेंट अब अगर अपने को पहचानना हो कि हम डायरेक्टली सप्लाई या फिर वोल्टेज और करंट वेवफॉर्म को देखकर भी हम डायरेक्टली बता सकते हैं कि किसी सर्किट में कौन से सर्किट एलिमेंट यूज़ किए गए हैं। जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया था कि बेसिक सर्किट एलिमेंट हमारे 3 ही तरह के होते हैं। एक होता है रजिस्टर, एक कैपेसिटर और एक इंडक्टर, राइट। हमने उसको पहचानना भी सिखाया था कि अगर रजिस्टर होता है तो रजिस्टर के केस में जो वोल्टेज और करंट की वेवफॉर्म होती हैं वो आपकी क्या होती हैं, इन फेज होती हैं। सिमिलरली अगर कैपेसिटर होता है तो कैपेसिटर के केस में जो करंट की वेवफॉर्म होती है वो वोल्टेज की वेवफॉर्म से एग्जैक्टली 90 डिग्री लीड करती है अगर हमारा प्योर कैपेसिटर होता है उस केस में, राइट। और अगर इंडक्टर की बात करें तो इंडक्टर के केस में जो हमारा करंट वेवफॉर्म होता है वो वोल्टेज के वेवफॉर्म से हमारा 90 डिग्री लैग करता है, राइट। इफ़ वी हैव प्योर इंडक्टर तो सर्किट एलिमेंट देख के तो हम डायरेक्टली बता सकते हैं, सॉरी सप्लाई हम लोग डायरेक्टली देखकर तो बता ही सकते हैं कि सर्किट में एलिमेंट कौन कौन से यूज़ किए गए हैं, राइट। तो उसके पहले सप्लाई को डायरेक्टली देखकर बताने का जो तरीका होता है वो भी हमने आपको बताया था, राइट। डायरेक्टली सप्लाई को देखकर सर्किट में एलिमेंट कौन से यूज़ किए गए हैं ये तरीका भी हमने आपको बताया था, विच इज़ बेस्ड ऑन ग्राफिकल मेथड, राइट। हमने दो वेव फॉर्म को कंपेयर करने का तरीका बताया था कि ग्राफिकल मेथड से हम दो वेव फॉर्म को कंपेयर कर सकते हैं और वेव फॉर्म को कंपेयर करके हम ये बता सकते हैं कि कौन सी वेव फॉर्म लीडिंग है और कौन सी लैगिंग है। और अगर हमारा करंट लीडिंग होगा तो जाहिर सी बात है कि हमारा जो सर्किट एलिमेंट होगा वो कैसा हो जाएगा, हमारा कैपेसिटिव नेचर का। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो हमारे काफ़ी सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, राइट। तो यहाँ पर देखिए वोल्टेज जो गिवन है वी ऑफ टी अपने को गिवन है 200 साइन 2000 टी प्लस 50 डिग्री, राइट। एंड आई ऑफ टी अपने को गिवन है 4 cos 2000 टी प्लस 13.2 डिग्री, राइट। तो इस क्वेश्चन में देखिए फ्रेंड्स हमें दो पार्ट्स दिए हुए हैं। फर्स्ट पार्ट में हमें पहचानना है कि सर्किट में एलिमेंट कौन सा यूज़ किया गया है और सेकेंड पार्ट में हमें ये निकालना है कि उस एलिमेंट के अक्रॉस पावर कितनी है सर्किट में, राइट। तो अगर हमें सिर्फ ये पहचानना होता कि सर्किट में एलिमेंट कौन सा है तो ये हम डायरेक्टली फाइंड आउट कर सकते थे, राइट। वो फाइंड आउट करने के लिए हमने ग्राफिकल टेक्निक तो देखी ही है प्रीवियस लेक्चर में। तो ग्राफिकल टेक्निक का यूज़ करके हम डायरेक्टली बता सकते हैं कि हमारा सर्किट में एलिमेंट कौन सा है, राइट। तो चलिए फ्रेंड ग्राफिकल मेथड को यूज़ करके हम देखते हैं कि सर्किट में हमारे एलिमेंट कौन से यूज़ किए गए हैं, राइट। तो ग्राफिकल टेक्निक में हमने आपको बताया था कि हम सिंपली दो परपेंडिकुलर लाइन ले लेते हैं। यहाँ हमारा हो जाता है प्लस साइन, इधर प्लस कॉस, यहाँ माइनस साइन एंड हियर माइनस कॉस, राइट। तो अब इन परपेंडिकुलर लाइन की हेल्प से हम ये दोनों फेजर ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। तो वी ऑफ टी अगर हम लोग ड्रॉ करने की कोशिश करें तो वी ऑफ टी देखिए हमारा क्या है 200 साइन, मतलब साइन क्या है पॉजिटिव में और पॉजिटिव साइन कहाँ पर है इस एक्सिस पर। तो यहाँ से अगर हम 50 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज अगर मूव करें तो हमें ये वी ऑफ टी मिल जाएगा, राइट। मीन्स ये हो जाएगा हमारा वी ऑफ टी, ये एंगल हो जाएगा हमारा 50 डिग्री। तो दिस एंगल इज 40 डिग्री बिकॉज साइन और कॉस का जो एक्सिस है ये परपेंडिकुलर है, राइट। मीन्स इन दोनों के बीच का एंगल कितना है 90 डिग्री। तो ये तो हो गया हमारा वी ऑफ टी। अब अगर हम आई ऑफ टी को इस एक्सिस पर ड्रॉ करने की कोशिश करें तो आई ऑफ टी हमारा कितना है 4 cos 2000 टी प्लस 13.2 डिग्री। मीन्स पॉजिटिव कॉस देखिए कहाँ पर, पॉजिटिव कॉस यहाँ पर है। तो पॉजिटिव कॉस को पकड़ के अगर हम 13.2 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज जाएं, देखिए पॉजिटिव साइन इसलिए हम एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहे हैं, राइट। तो अगर एंटी क्लॉकवाइज 13.2 डिग्री जाते हैं तो ये हो जाता है हमारा आई ऑफ टी, ये एंगल हो जाएगा हमारा 13.2 डिग्री, राइट। तो एंगल बिटवीन आई ऑफ टी एंड वी ऑफ टी अगर हम देखें, एंगल बिटवीन आई ऑफ टी एंड वी ऑफ टी, दोनों के बीच का एंगल जो है वो हो जाएगा हमारा 40 प्लस 13.2 डिग्री, मीन्स 53.2 डिग्री एंगल हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए वी ऑफ टी जो है वो हमारा आई ऑफ टी से लैग कर रहा है कितना 53.2 डिग्री से, या फिर हम ये भी कह सकते हैं अगर हम वोल्टेज को आपका रेफरेंस में लेते हैं, राइट। अगर हम वोल्टेज एक्सिस को रेफरेंस में लें
तो वोल्टेज एक्सिस को पकड़कर IET तक हमको पहुंचने के लिए 53.2 डिग्री का एंगल एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर करना होगा, राइट। तो यहाँ देखिए आई ऑफ टी क्या है आपका, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन 53.2 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। तो आई ऑफ टी हमारा क्या है, एक तरह से लीडिंग है। यहाँ हम ये कह सकते हैं कि आई ऑफ टी जो है वो लीड कर रहा है वी ऑफ टी से विद एंगल 53.2 डिग्री। तो हमने देखा था कि जब हमारा करंट वोल्टेज से लीड करता है तो हमारा जो लोड का नेचर होता है वो कैसा होता है, कैपेसिटिव नेचर होता है। बट अगर प्योर कैपेसिटर होता है तो वो एंगल कितना होना चाहिए था, 90 डिग्री। बट यहाँ एंगल हमारा 90 डिग्री है नहीं, एंगल कितना है 53.2 डिग्री, राइट। मीन्स हमारा प्योर कैपेसिटर ना होकर ये एक प्रैक्टिकल कैपेसिटर होगा। तो हम कह सकते हैं कि सर्किट में जो एलिमेंट यूज किया गया है, द एलिमेंट यूज्ड इन द सर्किट, द एलिमेंट used in the circuit, used in the circuit is practical capacitor, right? Practical capacitor, practical capacitor का मतलब एक ऐसा कैपेसिटर जिसके अंदर रजिस्टिव प्रॉपर्टी भी है, राइट। राइट फ्रेंड्स, तो अपने को यहाँ से ये पता चल गया कि हमारे सर्किट में गिवन क्वेश्चन जो है उसमें हमारे सर्किट में जो एलिमेंट यूज किए जा रहे हैं वो प्रैक्टिकल कैपेसिटर है, राइट। प्रैक्टिकल कैपेसिटर मीन्स रजिस्टर एज वेल एज कैपेसिटर, ओके। तो अब अगर हम आगे का क्वेश्चन देखते हैं कि हमें उस एलिमेंट के अक्रॉस पावर फाइंड आउट करना है, राइट। मीन्स जो हमारा प्रैक्टिकल कैपेसिटर है उसके अक्रॉस अगर हम पावर फाइंड आउट करें तो पावर फाइंड आउट करने के लिए देखिए जो सप्लाई गिवन है वी ऑफ टी और आई ऑफ टी, यहाँ हम देख रहे हैं कि वी ऑफ टी हमारा साइनोसॉइडल फंक्शन है और आई ऑफ टी हमारा कोसाइन फंक्शन है। तो इन दोनों साइनोसॉइडल और कोसाइन फंक्शन को हम कंपेयर तो कर नहीं सकते, राइट। मीन्स वी ऑफ टी और आई ऑफ टी यहाँ डायरेक्टली कंपेरेबल नहीं है, इसलिए हम यहाँ पर सबसे पहले आई ऑफ टी को साइन में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं, राइट। तो यहाँ से देखिए अगर आई ऑफ टी का ग्राफ, आई ऑफ टी का फेजर हम देखें तो ये आई ऑफ टी का फेजर है हमारा, राइट। अब प्लस साइन हमारा इस एक्सिस पर है। तो अगर हम आई ऑफ टी को साइन में कन्वर्ट करना चाहें तो हम इसको लिख सकते हैं आई ऑफ टी इक्वल्स टू 4 साइन 2000 टी प्लस ये पूरा एंगल यहाँ से लेके यहाँ तक का एंगल, राइट। ये पूरा एंगल कितना हो जाएगा आपका 90 प्लस 13.2 103.2 डिग्री, राइट। अब देखिए आई ऑफ टी हमारा साइन में आ गया, वी ऑफ टी भी हमारा किस में है, साइन में है। अब ये दोनों वेव फॉर्म हमारी साइन फंक्शन की हो गई। अब अगर हम दोनों जो वोल्टेज और करंट है अगर दोनों हमारा साइन फॉर्म में है तो हम इसे डायरेक्टली पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ से अगर हम वी ऑफ टी को पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहें तो ये क्या हो जाएगा, वी बार इक्वल्स टू 200 डिवाइड बाई √2 एट एंगल 50 डिग्री। सिमिलरली अगर हम आई ऑफ टी को राइट पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहें तो हम उसको लिख सकते हैं आई बार इक्वल्स टू 4 डिवाइड बाई √2 एट एंगल 103.2 डिग्री, राइट। अब अगर हम कॉम्प्लेक्स पावर का फॉर्मूले की बात करें तो कॉम्प्लेक्स पावर होता है हमारा V इंटू आई का कॉन्जुगेट। यहाँ से V बार हम कितना लिख सकते हैं 200 डिवाइड बाई √2 एट एंगल 50 इंटू में क्या लिख देते हैं यहाँ पर 4 डिवाइड बाई √2 एट एंगल 103.2 डिग्री। इसका क्या लेना है अपने को, कॉन्जुगेट, राइट। तो ये हो जाता है हमारा 200 इंटू 4 डिवाइड बाई 2 एट एंगल 50। ये एंगल हमारा कॉन्जुगेट लेना है तो माइनस हो जाएगा, माइनस 103.2 डिग्री। तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये हो जाएगा हमारा 400 एट एंगल माइनस 53.2 डिग्री, राइट। तो अब अगर हमें रियल पावर और रिएक्टिव पावर दोनों ही फाइंड आउट करना है तो एस इक्वल्स टू कितना हो जाएगा यहाँ से हमारा 400 कॉस ऑफ माइनस 53.2 प्लस j इंटू
400 साइन ऑफ -53.2, राइट। तो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो हमारा जो आंसर आता है, इसको सॉल्व करने के बाद हमारा जो आंसर आता है वो होता है आई थिंक 239.6, राइट। ये हो जाएगा हमारा 400 इंटू कॉस 53.2 माइनस जे इंटू 400 साइन 53.2, राइट। इसको सॉल्व किया जाए अगर, तो हमारा जो cos 53.2 का जो वैल्यू होता है, cos 53.2 वो वैल्यू होती है हमारी 0.599, राइट। तो ये हो जाएगा हमारा 400 इंटू 0.599 माइनस में j इंटू 400 इंटू साइन 53.2 की वैल्यू होती है हमारी, साइन 53.2 की वैल्यू होती है 0.8, राइट, 0.8। इसको अगर सॉल्व किया जाए तो ये आ जाता है हमारा 239.6 माइनस जे इंटू 320.29, राइट। ये होता है हमारा P और ये होता है हमारा Q, राइट। मीन्स अगर हम रियल पावर की बात करें यहाँ पर, तो रियल पावर हो जाता है हमारा 239.6 वाट, एंड रिएक्टिव पावर की बात करें तो नेगेटिव में कितना हो जाता है 320.29 VAR, वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव, राइट। अभी हमने प्रीवियसली आपको ये बताया था कि अगर कैपेसिटिव एलिमेंट होता है, राइट, कैपेसिटिव एलिमेंट अगर सर्किट में लगा होता है तो हमारा जो रिएक्टिव पावर होता है वो नेगेटिव आता है। देखिए यहाँ पर रिएक्टिव पावर हमारा क्या आया है, नेगेटिव आया है, राइट। रिएक्टिव पावर देखिए यहाँ पर नेगेटिव आया है, तो मतलब हमारा जो कैलकुलेशन है वो बिल्कुल सही है, राइट। तो फ्रेंड्स इस लेक्चर को हम यहीं वाइंड अप करते हैं और नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग नेटवर्क थ्योरी प्रॉपर वे में शुरू करने वाले हैं, राइट। तो अगर आपको हमारे लेक्चर्स अच्छे लग रहे हों तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा ताकि उन्हें भी इस चैनल से कुछ ना कुछ बेनिफिट हो सके, राइट। चलिए फ्रेंड्स, तब तक के लिए अलविदा। थैंक यू वेरी मच।